हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है वो आपको जल्द मिलेगा इस चैप्टर के बाद में, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस अब फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स में कम चैप्टर हैं तो उसे ख़त्म कर देते हैं पहले। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। इसमें टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट डायग्राम यानी डायग्राम है सर्किट्स के, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसमें ही है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसी में ही है, क्लियर। और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, हम बचपन से मतलब 5th और 6th क्लास से तो पता ही है कि जब हम बाल में कभी कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, और हम जब स्मॉल पार्टिकल या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को के पास कंघी को ले जाते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम कभी कभी आपको भी है कि कोई शर्ट पहने रहें या फिर कोई स्वेटर कुछ भी पहने रहें ठंडी में, तो जब हम उसे उतारते हैं तो बाल जो होते हैं हाथ के वो उसमें चिपकने लगते हैं, क्योंकि वो जो स्वेटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये है कि कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑब्जेक्ट का, ताकि वो एक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट कर सके, कन्वर्ट कर सके। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी this is characteristic of object, this is characteristic of object due to which it exerts pressure, it exerts magnetic field। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड समझिए कि it exerts चार्ज या फिर मैग्नेटिक फील्ड, हम जब हम कंघी पर रगड़ते हैं बाल में तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाता है, तभी वो दूसरे को इट अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट टू इटसेल्फ। तो इसलिए वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट attracts them या फिर exerts are due to which first object exerts magnetic field to other object दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, जिससे वो हमारा उसमें चार्ज आ जाता है, और ड्यू टू विच जब हम कोई स्वेटर उतारते हैं तो बाल चिपकने लगते हैं हाथ के। ऐसा हम कर सकते हैं, हम ट्राई भी कर सकते हैं। आपको भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता था तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर चार्ज दो प्रकार के भी होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जो अट्रैक्ट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, और निगेटिव चार्ज होता है जो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट का, वो किसी एक ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड टू अदर ऑब्जेक्ट, जिससे अट्रैक्शन होता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम मैनुअली चल रहे हैं, यानी सिर्फ मैन काइंड पर हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम इस डेफिनेशन को हम इलेक्ट्रिसिटी पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को डेफिनेशन को। बट अभी हम किस पर हैं? हमारा जो एग्जांपल है वो है वो है मैन काइंड पर, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। एसआई यूनिट है कूलम। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि ये है चार्ज। एसआई यूनिट होती है कूलम, चार्ज से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम एटम्स, यानी उसमें जब एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन जो होता है वो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका हम कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 
कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा माइनस चार्ज है, -19 कूलम। क्लियर? सबसे छोटा निगेटिवली चार्ज, सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज। और हम जब इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है NE यानी जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो चार्ज होता है यानी -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। स्पेसिफिक जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये ना जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया हो तो ठीक है, वरना ना दिया गया हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर? ये फार्मूला Q = NE। यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं N से। इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। फिर से डिस्कस कर लें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट डन ड्यू टू विच फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड टू अदर ऑब्जेक्ट, जिससे अट्रैक्शन होता है। फिर इसके SI यूनिट होती है कूलम, क्यों? जब हम प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को, प्रोटॉन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को रिपल करता है, निगेटिव को रिपल करता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रिपल होता। तो इस वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसलिए सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, सबसे छोटा और निगेटिव चार्ज है, सबसे छोटा निगेटिव चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम माइनस में इलेक्ट्रॉन का। और जब हम कभी चार्ज निकालेंगे वो NE यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक करंट यानी जब हम कभी एयर में चार्ज फ्लो होता है तो एयर करंट कहने लगते हैं, वाटर में चार्ज फ्लो होता है तो वाटर करंट कहने लगते हैं। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रिक के सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट, फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट इज इलेक्ट्रिक करंट। तभी तो हम कहते हैं कि जब लाइट हो तो जो बोर्ड होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है या फिर सर्किट होता है, उसमें हाथ ना लगाओ वरना करंट आ सकता है। तो इस वजह से फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये होता है, डिनोट होता है सिंबल I से। क्लियर? इसका जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q/T, यानी द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट I, या फिर Q होता है जो चार्ज होता है वो IT। यानी जब हम चार्ज को फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज दिया हो सकता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में इसका इलेक्ट्रिक करंट भी दिया हो सकता है कितने एम्पेयर है। तो अगर करंट दिया हो तो हम ये फॉर्मूला, इफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हो तो हम Q = NE का फॉर्मूला। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। इफ़ वी हैव गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इफ़ वी हैव गिवन करंट देन वी हैव टू यूज Q = IT, ये दिस फॉर्मूला। इसका जो SI यूनिट है वो है एम्पेयर, SI यूनिट एम्पेयर है, SI यूनिट है एम्पेयर। और एम्पेयर जो पढ़ा है वो एंड्री मैरी एम्पेयर नाम साइंटिस्ट से पढ़ा है, एंड्री मैरी एम्पेयर। साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर के थ्रू एम्पेयर का नाम पढ़ा है। एम्पेयर में यूनिट्स हैं कि रुको, ये जो 1 एम्पेयर करंट वो 1 चार्ज अपॉन 1 टाइम, 1 सेकंड या फिर कह लें इतने के बराबर। तो हम 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड टाइम, तो हम उसे कहेंगे दिस कॉल्ड एज एम्पेयर, दिस कॉल्ड एज 1 एम्पेयर, दिस कॉल्ड एज 1 एम्पेयर।
वन चार्ज, सॉरी यहाँ पर वन चार्ज हम कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वन चार्ज इन 1 सेकेंड टाइम, तो उसे हम 1 एम्पेयर से डिनोट, यानी हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। और जो एम्पेयर होता है वो मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में भी होता है। जो मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर, उसकी जो यूनिट होती है वो 10⁻³ एम्पेयर होता है, और जो माइक्रो होती है वो होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ एम्पेयर। क्लियर? अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसे मेज़र करने के लिए हम एम्पेयर, एक एम मीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर एम मीटर का हम यूज़ करते हैं। एम मीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। जब हम सर्किट में देखेंगे, आगे चलेंगे, तो एक सर्किट ऐसे होगी, तो यहाँ पर एक एम मीटर ऐसे लगा होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा सर्किट, तो यहाँ पर एम मीटर यहाँ पर ऐसे लगा होगा, और यहाँ पर वोल्ट मीटर, वोल्ट भी आगे क्या है पता चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करंट लगा होता है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है, यही मेज़र करता है। और करंट जहाँ से फ्लो होता है वो, यानी ये फिर यहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन में फ्लो होता है करंट। यानी इतनी चीज़ें हमारे लिए अभी काफ़ी हैं, बिकॉज वी आर इन 10th क्लास। तो मतलब इतने से आगे शायद ही मुश्किल ही आ सकता है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सर्किट उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो करंट चार्ज अपॉन टाइम, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे भी हम कह सकते हैं। जो क्यू होता है आई कह सकते हैं, IIT नहीं IT, और क्यू जो होता है वो NE के फॉर्म, दोनों फार्मूला हो सकता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ द फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसके SI यूनिट है एम्पेयर। एनरी मैरी एम्पेयर के थ्रू एम्पेयर का नाम पड़ा। एक एम्पेयर में इक्वल 1 चार्ज अपॉन 1 टाइम, यानी द नंबर ऑफ 1 चार्ज इन पर सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड टाइम, उसे हम 1 एम्पेयर से डिनोट कर देते हैं। मिली एम्पेयर का जो फॉर्मूला है वो 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल होता है, फॉर्मूला नहीं है। माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁶ एम्पेयर के इक्वल होता है। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम मीटर। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कभी नोटिस किया कि जब गैसेस जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती हैं, जो टेम्परेचर, जो हीट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज, हाई निगेटिवली पोजीशन से पॉजिटिवली पोजीशन की तरफ मूव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ थ्रो बैटरी। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ बैटरी, क्योंकि जो कभी भी सारी जो बैटरीज होती हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हम देख लें वो सिर्फ निगेटिवली चार्ज में मूव नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कंपेल क्यों होता है? क्योंकि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी या फिर किसी और सर्किट या फिर चार्ज में कंपेल होता है ड्यू टू ऑफ निगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो उस डिफरेंस को, उस चीज़ को कंपेल्स के रोकने के लिए हम उसे एक एनर्जी चाहिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम कह लें कि ब्रिंगिंग अप यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे? क्या कहेंगे? ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जो चार्ज होता है वो वर्क डन, यानी जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, जो वर्क डन होता है, वर्क डन, इस ब्रिंगिंग के पहले वर्क डन होगा,
यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज उसे हम, यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम चीज़ है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस में इसमें डिफरेंस हो जाता है। इसका सिंबल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका भी सिंबल V होता है। तो जो V होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, इस सिंबल को वोल्ट कहते हैं, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं कहते, वोल्ट मीटर तो इसे मेज़र करने के लिए होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है कि इन्फिनिटी से नहीं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर जो इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर एक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वहीं पर वो जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पर भी होगा V इक्वल W/Q, जो W होता है वो, और यहीं से वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल PQ। इसका अभी आगे यूज़ आना है, न्यूमेरिकल में नहीं, फॉर्मूले में। तो V इक्वल W/Q होता है। कैसे? ब्रिंगिंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट वी हैव टू, जब हम कहना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट होता है दोनों की यूनिट, और V इक्वल W/Q होता है दोनों का फॉर्मूला। हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी जो क्वेश्चन दिया होता है न्यूमेरिकल में उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर वोल्ट मीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो इसे मेज़र करता है। वोल्ट मीटर मेज़र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बस। और चीज़ें तो मतलब इतना खास ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक तो कोई भी ज़्यादातर खास नहीं है। हीट और पावर हो सकता है, ओम्स लॉ हो सकता है खास, और रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज। तो अब चलते हैं सर्किट डायग्राम पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सर्किट डायग्राम्स, ये सारे नेम हैं और इनके डायग्राम्स। इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम जो होता है वो, सेल है तो एक ही कंबाइन नहीं होगा, ये सॉरी एक छोटा, यानी ये इलेक्ट्रिक सेल का। बैटरी का जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हम बना सकते हैं, या फिर हम 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है जब हम डायग्राम देखेंगे। क्लियर? रेजिस्टेंस का होता है ऐसे। क्लियर? अब वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे करके या ऐसे कर दें, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर ऐसा ना चाहें तो, बट हम ऐसे ही बनाएंगे। ओपन प्लग की कैसे होता है? ऐसे होता है इसका डायग्राम ज़रूरी नहीं है बट टॉपिक में है तो आई एम टेलिंग दिस। क्लोज्ड के कैसे होता है? यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, फिर उसी तरह एम मीटर होता है, एम मीटर, ए सिंबल होगा, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन, फिर से वोल्ट में वी साइन, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन, यानी आसान है। अब ओम्स लॉ है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जो किसी भी कंडक्टर का जो उसका वेव लेंथ होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मटेरियल कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसका, वो जितनी भी चीज़ होती है उसका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर सच एज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन होती हैं उसमें जो करंट पासिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर, द फ्लोइंग
ऑफ करंट आई हम बना देते हैं, फ्लोइंग ऑफ करंट, द फ्लोइंग ऑफ करंट, हाँ, द फ्लोइंग ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? यानी जो ओम्स लॉ होता है वो सीधा का सीधा होता है ओम्स लॉ इक्वल V प्रोपोर्शनल टू I। बस इसमें डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, जैसे कि उसकी वेवलेंथ, उसके जो मटेरियल्स होते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना पतला कितना मोटा, कितना एरिया कवर करता है, वो उसमें जो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और ओम्स लॉ इक्वल V प्रोपोर्शनल टू I। या फिर जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन, V इक्वल IR या फिर RI हम कह सकते हैं। और यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी V अपॉन I, या फिर हम I का फॉर्मूला कभी कभी यूज़ कर लेते हैं V अपॉन R। क्लियर? और इससे आगे हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं बट जानना ज़रूरी नहीं है। नाउ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, चलते हैं रेजिस्टेंस पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, टर्न इट डाउन। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस यानी इट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो वो करंट को जलने में अपोज करता है, यानी उसे जब कहीं पर सर्किट में करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, उसे रोकता है, क्योंकि कभी कभी ना हो रेजिस्टेंस तो इट में कॉज डैमेज, ये भी हो सकता है। रेजिस्टेंस बुरी भी हो सकती है, नॉट बुरी भी हो सकती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर used to resist a flow of current, used to resist flow of current, resist flow of current आई हम लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो गर्मी लग रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज्ड कंडक्टर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है रियोस्टेट। रेजिस्टेंस में सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम रियोस्टेट नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है सर्किट में। क्लियर? और रेजिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला होता है इसका R अप इक्वल V अपॉन I, और इसे हम ओमेगा हम कहते हैं इसे अगली क्लास में, आगे की क्लास में इसे कहते हैं ओमेगा। अभी ये जो है वो एक सिंबल है इसे रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस, इसे हम ओमेगा कह सकते हैं इस वक्त, ओमेगा। अब देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम जब इसे पढ़े थे तो ओमेगा हम कहे थे, तो सर ने कहा बेटा अभी नहीं, इसे 12th या फिर 11th में यूज़ किया जाता है, बट है ओमेगा हम नाम देते हैं, या 12th में या 11th में, नाम तो आई है। तो ये है ओमेगा, हम कह सकते हैं, बट अभी सर के सामने मत कहिएगा कि कहेंगे बेटा 11th 12th में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, वो भी आप भी कह लेंगे, सुन लेंगे। तो ये होता है ओमेगा। अब फैक्टर्स किस पर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसे रेजिस्ट को अपोज करता है, वापस अपोज मतलब रोकता है। तो देखो, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। कम एरिया का मतलब मान लीजिए कि ये पतला वायर है, बहुत पतला, इसकी एरिया में दिख नहीं रही है, मतलब बहुत ही पतली एरिया है, तो मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो एरिया बहुत छोटा है, तो रेजिस्टेंस बहुत ही हीट जनरेट कर देगा, इतना वर्क करेगा। तो ये डिपेंड होता है, पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड होता है एरिया ऑफ
कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। दूसरा होता है, दूसरा किस पर, एरिया ऑफ कंडक्टर पर, उसके बाद लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो एरिया होता है वो आर जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जो ए होता है वो जब जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये नहीं कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पर है कि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ घटेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर? और इस दोनों कॉम्बिनेशन से हम निकाल लेते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और प्रोपोर्शनैलिटी हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, R इक्वल रो, हम इसे नाम देते हैं रो L अपॉन A। क्लियर? हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसे भी यूज़ कर सकते हैं, रो LA अपॉन A। ये जो सिंबल है वो होता है रो, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर? रेजिस्टेंस होता है, ये जो रो होता है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो रेजिस्टेंस इक्वल प्रोपोर्शनल L अपॉन A में यूज़ किया जाता है। और हम फॉर्मूला R का ये भी यूज़ कर सकते हैं, रो L अपॉन A। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब क्या फिर से देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। और इसे रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो चेंज करता है रेजिस्टेंस को इन अ सर्किट जब हम रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। तो R इक्वल होता है V अपॉन आई के। ओमेगा R को हम जब फॉर यूज़ करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस गिवन है 2.4 ओम भी हम कह सकते हैं, तो 2.4 हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ रेजिस्टेंस। क्लियर? R इक्वल V अपॉन आई होता है, ओमेगा या फिर ओम, और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इससे। एरिया ऑफ लेंथ पर कंडक्टर पर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड होता है रेजिस्टेंस एरिया के, और लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस दोनों से R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इक्वल्स टू रो L अपन ने जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता है उसे हम रो कहते हैं, रो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA अपॉन L। फॉर्मूलाज आप चाहें तो नोट कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं अपने, चलिए सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज वाला देख लेते हैं। सीरीज जो होता है उसमें की पॉइंट्स देखें कि इसमें जो होता है करंट जो होता है सीरीज में, करंट जो होता है डज नॉट डिवाइड। करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, वो करंट डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक दूसरे के एंड से अटैच होता है। क्लियर? यानी एक एंड इसका ये हुआ, फिर दूसरा एंड के बाद एक और अटैच होगा, तो एंड टू एंड एक दूसरे से अटैच होता है करंट, और इसमें डिवाइड नहीं होता है। तो इस यहाँ पर जो वोल्ट होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज लगेंगे, तो यहाँ पर वोल्ट डिवाइड होता है, वोल्ट डिवाइड्स, करंट डज नॉट डिवाइड, वोल्ट डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। क्लियर? ताकि इस जो करंट क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज़ में होगा, सीरीज़ में होता है कि एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इसलिए करंट डिवाइड नहीं होता है। वोल्ट डिवाइड होता है क्योंकि रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इसमें वोल्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, और हर एक रेजिस्टेंस का ये V1 वोल्ट, ये V2 वोल्ट, फिर जितने रेजिस्टेंस उतने V3 वोल्ट, V4, V5, V6 उतने वोल्ट होता चला जाएगा। ये इस सीरीज़ में वोल्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, तो एक स्पेसिफिक वोल्ट भी है। यहाँ पर वो डिवाइड हो सकता है V1 में, V2 में और V3 में, और बाकी चाहें तो जो V होता है वो डिवाइड होता है V1, V2 और V3 में, या फिर हम कह लें V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? डॉट डॉट। जो V होता है वो होता है IR फॉर्मूला, तो हम IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे हम, तो I आएगा हमारा, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 का,
R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, तो R जो हमारा सीरीज़ में फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डॉट डॉट डॉट। इफ चाहें तो हम 4 5 6 7 8 9 10 को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में वो फार्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? इसमें वोल्ट डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। वोल्ट डिवाइड होता है क्योंकि मेज़र करने के लिए डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल में पैरेलल होता है डिवाइड, एक ऐसे मान लें, फिर एक ये यहाँ पे डिवाइड, फिर ये, यानी ये 1 2 3 में 3 रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ। यहाँ पर जो करंट आ रहा था वो करंट जो है वो यहाँ पर एक करंट आ गया, यहाँ पर आई ये आ गया, फिर ये आई आ गया, यानी I1 I2 और I3। यहाँ पर जो वोल्ट है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंड से लेकर इस एंड तक जो वोल्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये जो एक एंड है उसमें तीनों रेजिस्टेंस अटैच हैं और यहाँ पर जो एंड होगा उसमें तीनों रेजिस्टेंस अटैच हैं। तो इस वजह से वोल्ट मीटर होता है जो सेम होता है। तो यहाँ पर करंट डिवाइड होता है, तो I जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I होता है V अपॉन R1 इक्वल V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R4। जहाँ I3 है वहाँ I1 ये I2, और यहाँ पर V अपॉन R1, V इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर V से V कैंसिल, तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 इक्वल 1 अपॉन R2, सॉरी ये वो R1 नहीं है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? ये हमारा हो जाता है रिवर्सिबल होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है एडिशन इन पैरेलल। डिसएडवांटेज और एडवांटेज। सीरीज का डिसएडवांटेज देखेंगे, पैरेलल का एडवांटेज देखेंगे। सीरीज का डिसएडवांटेज यानी कि ये जो सीरीज होता है, सीरीज रेजिस्टेंस, इसे बहुत ही छोटी जगह पर यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत बड़े हाउस में नहीं यूज़ किया जाता। हाउस में हम पैरेलल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है जैसे दिवाली के फेस्टिवल पर हम जो फेरी लाइट्स लगाते हैं, लाइट को लगाते हैं, वहाँ पर सीरीज़, उसमें सीरीज़ रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे घर में जो लाइट होती हैं वो वहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, जो रोज़ के काम में है, तो वहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। सीरीज़ में जो एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक ही लाइन में करंट फ्लो होने से वहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, और एक ही लाइन पर फ्लो होने से वहाँ पर डैमेज आ सकता है, या फिर वहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है, इट में बी हार्मफुल। क्योंकि कभी कभी हम जब पूरा, अगर हम सिर्फ सीरीज़ में ही यूज़ करते हैं तो इट में भी ब्लास्ट का इशू वहाँ पर आ सकता है। और रेजिस्टेंस में है कि वो करंट को डिवाइड कर देता है, इक्वल डिवाइड करता है, ताकि हर एक को अपना अपना करंट मिल सके और इक्वली हो। इस वजह से पैरेलल सेफ होते हैं। और सीरीज़ में ये है कि डिसएडवांटेज है कि जो वोल्ट है वो अलग अलग होता है, वोल्ट डिवाइड होता है। वोल्ट डिवाइड होता है इसलिए वोल्ट मीटर सही से वोल्टेज को नहीं पहुंचा पाता सीरीज़ में, और पैरेलल में वोल्ट डिवाइड नहीं होता है। वोल्ट डिवाइड ना होने से वोल्टेज सही से मिलता है। क्लियर? मतलब वोल्टेज ना मिलने से सीरीज़ में खतरा आता है, और पैरेलल में वोल्ट मिलने से इक्वली, वोल्ट तो इक्वली होगा से पैरेलल में, तो इस वजह से वहाँ खतरा नहीं होता। चलो अभी हम टॉपिक के पास में हैं, 2 टॉपिक बचे हैं। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, उसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू flow of current in conductor, flow of current in a conductor
इन अ कंडक्टर। क्लियर? यानी जो हीट प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ करंट से, उसे हम कंडक्टर में हीट ऑफ कंडक्ट इन अ कंडक्टर, उसे हम हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हीट जो होता है वो इफेक्ट कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे राइज होता है। जो हीट होता है वो रेजिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना रेजिस्टेंस का स्क्वायर ज़्यादा होगा स्क्वायर, उतना हीट ज़्यादा होगा। क्लियर? और आई के प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर का नहीं, क्योंकि जितना तेज़ से करंट फ्लो होगा उतनी तेज़ से हीट जनरेट होगा। हीट क्यों जनरेट होने लगता है? जब हम कभी बहुत देर तक कोई हम प्लग को लगा दें स्विच में और स्विच ऑन कर दें, उसके बाद बहुत देर बाद हम निकालें तो हीट हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि करंट फ्लो होने के कारण इट गेट हीटेड। क्लियर? और उसमें रेजिस्टेंस भी यूज़ होता है, रेजिस्टेंस भी है वहाँ पर, तो रेजिस्टेंस के स्क्वायर को बढ़ने से हीट जनरेट होता है। क्लियर? अब हीट के फॉर्मूले बहुत हैं। हीट इक्वल्स टू वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी सभी निकाल सकते हैं। देखो, जो W होता है वो वी क्यू होता है, जितना वर्क उतनी हीट। क्लियर? तो वर्क यानी H हीट, वी क्यू होता है IT, तो यहाँ पर Q से हो गया वी आई टी। Q जो होता है वो IT होता है, तो यहाँ पर हम IT पुट किए तो एक वी आई टी निकला फॉर्मूला। अब यहीं पर हम पुट करेंगे वी आई टी। आई टी यानी आई टी क्या है? जो I है करंट, वो होता है V अपॉन आर टी। तो यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी एच। क्लियर? अब जो वी स्क्वायर होता है वो आई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी अपॉन आर, तो आर से एक आर कटा तो आई स्क्वायर आर टी एच। यानी जो H होता है, पहला तो हम वी क्यू को W इक्वल वी क्यू में पुट करेंगे, Q की वैल्यू आई टी, तो वी आई टी हो गया। फिर H इक्वल यहाँ पर I के प्लेस पर V अपॉन आर पुट करेंगे ड्यू टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद ये फॉर्मूला मिला। फिर V स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट करेंगे ओम्स लॉ, आई आर, तो आई आर तो स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें ये मिलता है। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले हमें मिलते हैं। यू कैन नोट इट डाउन, 1, 2 और 3। क्लियर? तो हीट मतलब इसमें सब में इतना ज़्यादा है नहीं। और 4.2 कैलोरीज, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अभी हीट है तो जूल आएगा, वर्क में जूल आता है, तो वर्क में हीट है, तो इसमें आ गया मतलब 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो 1 जूल इक्वल 1 अपॉन 4.2 कैलोरीज। क्लियर? फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, एक प्रकार से नोटिस है, आप लिख सकते हो। चलते अपने पावर हीटिंग इफेक्ट ऑफ पावर हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक पावर पर। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और लास्ट टॉपिक। नाउ पावर है कि करंट जब फ्लो होता है तो उसमें पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो पाती है, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड इन per unit time while flowing of current in a conductor, flowing of current in conductor। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एक टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो पाता है पावर, उसे हम कहते हैं, यानी ये होता है W अपॉन टी। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला तो होते हैं V स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूलाज होते हैं इसके पावर के। तीनों डिराइव करेंगे इससे, P इक्वल W अपॉन टी से। W होता है VQ के इक्वल, तो VQ अपॉन टी। Q होता है IT, तो VIT अपॉन टी।
तो टी से टी कैंसिल, सॉरी आई स्क्वायर आर नहीं, स्क्वायर आर, हाँ तो ये फॉर्मूला। तो P इक्वल वी आई हमें मिलता है, I इक्वल होता है V अपॉन आर के, तो P इक्वल होता है V स्क्वायर अपॉन आर, ये मिला। फिर V स्क्वायर I स्क्वायर और R स्क्वायर होता है, तो P इक्वल I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, तो R से R कैंसिल, तो I स्क्वायर R, यानी एक ये, फिर ये और ये फार्मूला हमें मिलता है। और है वो है वॉट, वॉट पावर की यूनिट वॉट। और जब हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं पावर को तो उसका होता है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। क्लियर। और फिर से और चीज़, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, 1 किलो वॉट हावर में 1000 वॉट इंटू हावर है तो 60 मिनट, ये हो जाएगा 36, 1 2 3 4 5। क्लियर। या फिर हम 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 क्या कह लेंगे, सॉरी जूल कह ले लेंगे। ये सारी चीज़ें थी कि किलो वॉट से हम ऐसे, यानी न्यूमेरिकल में हम अच्छे से सारे फार्मूलाज को डिस्कस और भी कर सकते हैं, कर लेंगे। और बाकी बस इतना ही। देखो एनर्जी कंज्यूम जो होता है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं करंट फ्लो होता है जब, तो उसे हम पावर कहते हैं। एनर्जी अपॉन टाइम होता है, W अपॉन T होता है। इस तरह से हमारा फार्मूला ये निकलता है, एक ये 2 और ये 3। कैसे निकला कि P इक्वल W अपॉन T, W होता है VQ का, Q होता है IT, तो VIT अपॉन T से T कैंसिल, तो PVI होता है। जो I होता है वो V अपॉन R होता है, तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन R हुआ, ये निकला से कैंसिल, तो I स्क्वायर R मिला। तो अब आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल बचा है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, अब कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन साथ में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।